हेलो गाइस, हाय, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द चैनल सीए वाला बाय पीडब्ल्यू। दिस इज सीजे, मेरा नाम है चैतन्य जैन एंड आई एम योर बिजनेस लॉ फैकल्टी फॉर सीए फाउंडेशन लेवल एट पीडब्ल्यू। ओके, सो वेलकम टू द चैनल। ये हमारी चाणक्य 2.0 सीरीज है और बड़े शानदार खतरनाक वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए लेके आते हैं। एंड उसी सीरीज में एक अच्छा धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। टॉपिक आपने टाइटल देख लिया होगा, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये आपके सीए फाउंडेशन लेवल पे सबसे पहला चैप्टर है बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंदर, पेपर नंबर 2। अब इस टॉपिक की खासियत यह है कि जो बच्चे अभी सितंबर अटेम्प्ट वाले हैं तैयार बैठे, बस 10-15 दिन बाद उनकी एग्जामिनेशन है। और जनवरी वाले बच्चे जो स्टार्ट कर चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये चैप्टर जो है ना कुछ 30 मिनट्स में, 45 मिनट्स में ऐसा रिवाइज कर ले, क्योंकि आपने वीडियोस देखे होंगे, आपको बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स भी मिल गए होंगे। मैं इस वीडियो में अलग क्या करने वाला हूं कि मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं। ठीक है, मैं टॉपिक उठाऊंगा, आपको मॉड्यूल्स के साथ में समझाऊंगा, नोट्स बड़े खतरनाक आपको यहां पर दिखने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपको की टेबल्स मिलेगी, की वर्ड्स की टेबल्स। हर एक टॉपिक के बाद में आपको 4 या 5 कीवर्ड्स मिलेंगे, उनको मैं यहां पर ही याद करवा दूंगा। आपको वही लिख के आना है। डायरेक्टली क्वेश्चन बताऊंगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्योंकि टॉपिक नया है, आपके पास में ज्यादा क्वेश्चन बैंक नहीं है जो आपको ये बता सके कि इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चन इससे पूछने वाला है। राइट, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रायल एंड एरर हमको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये पॉसिबिलिटी है, ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। ठीक है, तो फटाफट विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर योर पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ एट सीए फाउंडेशन लेवल। जल्दी से इस टॉपिक को कवर करेंगे। वन शॉट वीडियो है, 100% चैप्टर आपका यहां पर कवर होगा। आपको कीवर्ड्स यहां पर ही मैं सब कुछ याद करवाने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट क्विकली, कम ऑन। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वन शॉट। ओके, एकदम अलर्ट रहना, मेरे साथ में रहना, मजे आने वाले हैं। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। पहला क्वेश्चन बच्चों को ये आ रहा है कि सर ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो वॉट वाला जो क्वेश्चन है ना, यही चैप्टर में समझाया गया है, क्योंकि हम लोग ये समझने वाले हैं कि लॉ क्या है, लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमने दुनिया भर की बातें सुनी है सर, क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है, पूरे देश भर में लॉ चलता है, बट हम एक सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट है, अब हमारे नाम के आगे सीए लगने वाला है, तो हमें ये समझा दो लॉ का बेसिक मतलब क्या होता है। ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग अ पॉज एंड टेलिंग यू एवरीवन, ये जो सीरीज है, ये जो पूरा वीडियो है, ये आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से है। मैं इधर उधर का ज्यादा नॉलेज नहीं देने वाला हूं आपको, वही बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। और इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप लिख कर आ सकते हो, हम सिर्फ वही बात यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, सो टॉपिक नंबर 1 जो यहां पर कवर होगा वो है व्हाट इज लॉ। ठीक है, लॉ क्या है। दूसरा, लॉ आखिरकार बनता कहां से है, मतलब हमारे पास में सोर्सेस क्या क्या है जहां से हम लॉ को बना सकते हैं, या लॉ हमें मिला है, क्या विरासत में मिला है, बनाया गया है, आखिरकार मामला पूरा है क्या। ठीक है, अगर लॉ को बना सकते हैं तो लॉ के बनाने का प्रोसेस क्या है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते जाता हूं साथ में। हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, करेक्ट। ऐसे दो पार्ट्स में आपने देखा होगा गवर्नमेंट को यहाँ पर बांट रखा है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर लॉ को भी डिजाइन किया जाता है, स्टेट्स को मद्देनजर रखते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट को मद्देनजर रखते हुए लॉ का यहाँ पर प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे टाइप्स एंड एनफोर्सिंग ऑफ लॉ, मतलब लॉ को कैसे इन्फोर्स किया जाता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और कितने टाइप्स के लॉ हमारे साथ में है। अब सिर्फ लॉ को बनाना काफी नहीं है ना दोस्तों, लॉ को बनाने के साथ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट करेगा कौन, तो इंप्लीमेंट को करने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडीज है, हम उनकी बात यहां पर करेंगे कि मेजर रेगुलेटरी बॉडीज यहां पर क्या है। इसके अंदर कवर होगा आपकी मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्रीज के साथ में कवर होगा वेरियस डिपार्टमेंट्स, ये सब चीजें यहां पर कवर होने वाली है। ठीक है, एंड एट लास्ट हम लोग हमारा जुडिशियल सिस्टम को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में अगर इंप्लीमेंटेशन के दौरान कुछ जजमेंट्स देने हैं तो हायरार्कियल तरीके से यहां पर कौन कौन सी कोर्ट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनकी पावर्स क्या है, ये हम समझने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो अब देखना, थोड़ा सा हम हिस्ट्री भी समझते जाएंगे और चैप्टर के साथ में आगे बढ़ते जाएंगे। एक बात मैं क्लियर शुरू से अभी से आपको बता रहा हूं,
पूरा मॉड्यूल यहां पर कवर हो रहा है। जो अभी आपको यहां पर टेक्स्ट दिख रहा है, ये पूरा टेक्स्ट मॉड्यूल का है। मैंने इसको आपके लिए बहुत ज्यादा ब्रीफ कर दिया है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है और कीवर्ड्स में आगे आपको देने वाला हूं। तो आप अगर सामने मॉड्यूल को लेके बैठेंगे इंस्टीट्यूट के तो भी आपको मजा आएगा, वरना ये नोट्स अपने आप में काफी है। देखो, फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स हो बच्चा, तो फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट होने के वजह से आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप के सामने जब क्लाइंट आएगा वो आपसे पूछेगा कि सर मैं इंडस्ट्री खोलना चाह रहा हूं, सर मैं फैक्ट्री खोलना चाह रहा हूं, तो सर मेरे ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है आप मुझे बताइए। राइट, जैसे आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, क्यों कंपनी फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हो, क्यों आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सोचो, आज इमेजिन करो कि आप इस साइड बैठे हो और सामने आपके क्लाइंट बैठा हुआ है और आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है, रीजनिंग देनी है कि यार ये क्यों होना चाहिए। करेक्ट? तो आपको एडवाइस करना है मैनेजमेंट को, आपके क्लाइंट्स को इन लीगल मैटर्स के ऊपर। अब देखो, आप टैक्सेशन पढ़ते हो, ठीक है, टैक्सेशन भी एक तरीके का लॉ है ना। अभी पूरे इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है और वो चल रहा है, ठीक है। तो जीएसटी का लॉ है, वही तो अप्लाई हो रहा है, उसकी तो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको समझने हैं, वो आप इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे आगे पढ़ते जाओगे तो अलग अलग तरीके के लॉज आपको तीनों लेवल पे समझाए जाएंगे, ठीक है। ये भी डन हो गया। सो टैक्स लॉज आर ऑल्सो लॉज। नाउ हम बात कर रहे हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी, देखो रेगुलेशन करना आना चाहिए, करेक्ट। इंडिया में रह रहे हो, लॉ बनेगा, फिर लॉ को एग्जीक्यूट किया जाएगा और उस पर जुडिशियल पावर्स देखी जाएगी। मतलब फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंप्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसकी पनिशमेंट्स क्या क्या है वो जुडिशियल पावर्स के अंदर कवर होता है। पर मेरी बात सुनो, डेमोक्रेटिक कंट्री है, करेक्ट, यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस बनना चाहिए, यूनिफॉर्म, ठीक है, एक जैसा सबके ऊपर यहां पर अप्लाई होना चाहिए। आप भी इस बात को मानते होंगे, ठीक है। और लॉ किसके ऊपर होता है? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर होता है, हमारे कंडक्ट के ऊपर होता है, ठीक है। चाहे वो पर्सनल लेवल की बात करें या फिर बिजनेस लेवल की बात करें, ठीक है। पर्सनल लेवल क्यों बोल रहा हूं कि क्रिमिनल लॉ के अंदर आप देखोगे कि अगर आप क्राइम कर रहे हो तो आपके पर्सनल लेवल पे आपको उसकी सजा मिलेगी, और बिजनेस लेवल पे अगर आप लॉज फॉलो नहीं कर रहे हो, इसलिए हम बिजनेस लॉ में इन सब चीजों को यहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। देखो, पहले चीजें बहुत सिंपल थी, बुजुर्गों के जमाने में एंसेस्टर्स जो थे, ठीक है, धीरे धीरे इवॉल्व हुए। हम लोग उस वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं जहां पर हंटर गैदरर के नाम से हमारी सोसाइटी को जाना जाता था। हम खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर था, इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल टाइम नहीं था, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी नहीं थी, ठीक है। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े, हमारा लॉ भी आगे बढ़ता गया हमारे साथ में, ठीक है। अब एकदम पीछे जाएंगे अगर हम, तो एक कोड है जिस कोड का नाम है कोड ऑफ हम्मुराबी, ठीक है। ये ओल्डेस्ट लॉ इन द रिटर्न फॉर्म है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। क्या नाम है? कोड ऑफ हम्मुराबी, ठीक है। अब क्या हुआ था, दिख रहा है आपको ये स्क्रीन पे? खतरनाक पत्थरों पे लिखा हुआ था, ठीक है। हमारे किंग थे ये हम्मुराबी, ठीक है। हमारे मतलब बता रहा हूं मैं ऐसे ही, बेबीलोन के किंग थे, ठीक है। वहां पर राज करते थे उन्होंने। ये ओल्डेस्ट लॉ क्यों बोला जाता है? इन्होंने पत्थर पे नाकाशाही करवा के, मतलब कि लिखवा के, इन्होंने यहाँ पर पूरा लॉ छाप दिया था, ठीक है। पूरे सिटी में उन्होंने ऐसे कोड्स को लिखवा के बल्कि स्टोन्स पर लगवा दिया था, अलग अलग प्लेसेस पे उन्होंने लगवा दिया, ठीक है। इससे हुआ क्या? उन्होंने बोला कि सबको ये लॉस पता होना चाहिए, ठीक है। और इतना ही नहीं, उन्होंने जजेस भी अपॉइंट करे चेक करने के लिए, देखो एग्जीक्यूशन चेक करने के लिए कि सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कितनी पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग? बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो 1792 बीसी टू 1758 बीसी की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ठीक है। एक और बात है 450 बीसी, ओ माय गॉड, और पीछे चले गए हम लोग, ठीक है। set of laws was engraved on 12 bronze tablets in रोम। अब मेरी बात सुनो, रोम पे हम लोग जा चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री हम यहां पर पढ़ रहे हैं, ओके। ये इनको बोला जाता है 12 टेबल्स ऑफ लॉ, ओके। ऐसा कुछ दिखता है, आपको सब जगह मिल जाएगा, आपको याद नहीं करना है, ना नाम समझना है, कुछ भी नहीं है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने इस इमेज को यहां पर डाला है। यहां पर अलग अलग तरीके से 12 टेबल्स के अंदर लॉस को डाले गए थे। जैसे कि लैंड अगर आप खरीदोगे तो उसके राइट्स क्या होते हैं, जैसे अगर पब्लिक के ऊपर लॉ कौन सा अप्लाई होता है, फ्यूनरल अगर होता है तो क्या होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे कुछ 12 यहां पर जो टैबलेट्स थे वो बनाए गए थे, और ये इनको इसी नाम से जाना जाता है 12 टैबलेट्स, ओके। तो कोड ऑफ हम्मुराबी 450 बीसी में 12 टेबल्स के नाम से, ये हमारी हिस्ट्री है, जहां से
लॉ की शुरुआत हुई थी रिटर्न फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, अब आगे चलो। सर इतनी पुरानी बात मत करो, कोई बात नहीं, हम बात करते हैं हमारे देश की आजादी की बात करते हैं और आजादी से पहले की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला एक्ट बना, उस एक्ट का नाम है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्यान से सुनना और याद कर लेना, 1935 सबसे पहला एक्ट बना। हमने बनाया क्या? नहीं। किसने बनाया है? यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने बनाया है। यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने, हमने नहीं बनाया है। ठीक है, 1935 की बात हो रही है, हम तो आजाद भी नहीं हुए थे, ऑब्वियसली हमारी आजादी की पहले की बात है ना। ये क्या है? हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, उससे पहले की बात हो रही है, उसके पहले की बात हो रही है। यहां पर लिख देता हूं 1950 यहां पर है, 1935 यहां पर है, उसके बीच में आया 1937। 1937 में क्या हुआ कि 1935 के हिसाब से जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना तो उन्होंने बनाया एक फेडरल कोर्ट। अब देखो, ये हिस्ट्री है हमारे देश की, जब हम यूनिटरी से फेडरल गवर्नमेंट में कन्वर्ट हुए हैं। यूनिटरी मतलब नाम में यूनिट है ना, यानी कि वन, एक ही गवर्नमेंट होती है, एक ही सरकार चलती है। ठीक है, फेडरल में यहां पर डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, यूनिटरी से फेडरल में कन्वर्ट किया, तो फेडरल में कन्वर्ट किया तो फेडरल कोर्ट भी होना चाहिए। फेडरल कोर्ट को बनाया गया 1937 के अंदर। ओके, पावर्स दी गई, सेंटर की अलग, स्टेट की अलग, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, इसलिए अलग अलग बनाया गया। 12 साल तक ये फेडरल कोर्ट चला, 12 ईयर्स तक, और टोटल कुछ 151 ऑड केसेस उन्होंने देखे। ठीक है, अब सुनना, उसके बाद में क्या हुआ, 1950 हम क्लोज आ रहे हैं, हमारा खुद का एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर बना। ठीक है, इंडिया का जो करंट सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, वो बना। और 1950 में फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद का आया। तो हमारा जो पुराना एक्ट था 1935 का, वो हमने खत्म किया अंग्रेजों के जमाने का, और हमने हमारा 1950 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है, जो आज तक फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल के नाम से जाना जाता है, उसको हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई पूरी हिस्ट्री की बात। अब आते हैं लाइन पे, लॉ क्या है। लॉ क्या है, डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज लॉ, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको सिखाया है, लॉ कोई ऐसी चीज है क्या जो आपको बोला गया है कि देख लो, ऑप्शनल है, करो तो करो, नहीं करो तो चलेगा? नहीं, ऑप्शनल नहीं है बेटा, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। और कोई भी चीज मैंडेटरी होती है ना, तो वो एक तरीके से क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है, ड्यूटी होता है। करेक्ट, सो ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के नाम से लॉ को जाना जाता है। बनाने वाला कौन है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने इंपोज किया है। क्यों किया है मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, वेलफेयर लाने के लिए सोसाइटी के अंदर। क्यों? क्योंकि जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। करेक्ट, वेलफेयर जस्टिस को लाने के लिए यहां पर गवर्नमेंट ने इंपोज किया है ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज, जो सभी सिटीजन्स को फॉलो करनी रहती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। वर्ड्स फटाफट मेरे साथ में बोलो आप, कीवर्ड्स। ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है जो गवर्नमेंट ने इंपोज करी है, किसके लिए? वेलफेयर और जस्टिस लाने के लिए सोसाइटी के अंदर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात, ये लॉ हमारे पास में कहां से आया है, मतलब सोर्स क्या है, हिंदी में बोलते हैं ना, इसका मतलब कहां से आया है, राइट। तो अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी चीज, भगवान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां ये ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, देख लो आप, ऐसा कुछ दिखता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, यहां पर लिखा है द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंडो वगैरह वगैरह वगैरह। करेक्ट, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे पिलर्स है। करेक्ट, नाउ अंडरस्टैंड इट। सबसे पहला सोर्स क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नंबर 1। इसके साथ में समझ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग। इसीलिए आगे आपको 2 या 3 लिस्ट होगी जो आपको देखने के लिए यहां पर मिलेगी। हम 3 लिस्ट में यहां पर लॉस को डिवाइड करते हैं, मैटर्स को डिवाइड करते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, एक स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट है, और एक इन दोनों की कंबाइंड है, जिसे जॉइंट लिस्ट भी बोला जाता है और कॉन्करेंट लिस्ट भी बोला जाता है। समझेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, कौन बनाने वाला? पार्लियामेंट, ऑब्वियसली। इनको क्या बोलते हैं हम? स्टैट्यूट्स, लॉज, पार्लियामेंट बनाती है। अब सुनना, पार्लियामेंट के पास में क्या पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्लियरली लिख रखा है एक आर्टिकल के अंदर कि ये पावर लॉ बनाने वाली हम लोग पार्लियामेंट को दे रहे हैं। पार्लियामेंट यहां पर लॉ बनाएगी। देखो क्या क्या कर सकती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट
लॉ पास कर सकती है, चेंज कर सकती है और रिपील कर सकती है। यानी कि पास करना मतलब कि उसको बनाना, करेक्ट, बनाना मतलब पास करना। कुछ अमेंडमेंट्स करना है, कुछ चेंज करना है तो भी वो कर सकती है, और किसी लॉ को हटाना है, रिपील करना है, तो वो भी यहां पर गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, अब पार्लियामेंट की जब हम बातें करेंगे तो आगे मैं स्ट्रक्चर आपको समझाने वाला हूं। दूसरा सोर्स हो गया। तीसरा सोर्स है हमारा प्रेसिडेंट्स, जिसे हम कॉमन लॉ के नाम से भी जानते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, जहां पर हमने केस लॉज डिस्कस करे थे। प्रेसिडेंट मतलब ऐसा होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम पावर है, उन्होंने जो बोल दिया सो बोल दिया। नाउ वॉट एवर सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड जजमेंट ऑन, वो फाइनल है। हाई कोर्ट्स को वो फॉलो करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को वो फॉलो करना पड़ेगा, करेक्ट। उसको कोई सरपास नहीं कर सकता है। जुडिशियल डिसीजंस जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने निकाले हैं, सुप्रीम अथॉरिटी ने निकाले हैं, वो प्रेसिडेंट है। सर ये भी सोर्स है क्या? यस, ये भी सोर्स है। लॉ अकेला नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है पहला सोर्स, पार्लियामेंट पास करती है, वो भी हमारा सोर्स है। जो प्रेसिडेंट्स होते हैं पहले जो हो चुका है वो भी हमारा सोर्स है। एंड द लास्ट वन इज कस्टम यूसेज, यानी कि कस्टमरी लॉ। देखो सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के ट्रेड्स के हिसाब से, कस्टम के हिसाब से कुछ लॉ क्रिएट होते हैं, उनको भी सोर्स ऑफ लॉ में जाना जाता है। ठीक है, सो क्या क्या हुआ? आपका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, पॉइंट नंबर 1। आपका स्टैट्यूट जो पार्लियामेंट क्रॉस करती है वो हुआ, प्रेसिडेंट्स हुआ, और लास्ट में आपके कस्टम्स हुए। ठीक है, ये 4 है आपके सोर्सेज ऑफ लॉ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सुनना मेरी बात। इंडिया में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग यूनिटरी से फेडरल की तरफ आ चुके हैं, पर कुछ कहीं हद तक हम लोग दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी यूज कर रहे हैं। यूनिटरी फीचर्स भी थोड़े बहुत हमारी सोसाइटी में है, इसीलिए समटाइम्स, नॉट लाइक आई एम नॉट सेइंग कि हम पूरी तरीके से यूनिटरी है, नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, फेडरल है। यूनिटरी के कुछ फीचर्स हैं, इसलिए हमको क्वासी फेडरल या फिर एक हाइब्रिड लीगल सिस्टम के अंदर हमको डाला गया है। ठीक है, अभी आप फेडरल को देखोगे तो ये नॉर्मल डिफरेंस का एक पॉइंट है। फेडरल में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, पॉलिटिकल पावर्स दोनों लेवल पे शेयर करी जाती है। सेंट्रल की पावर सेंट्रल के पास है, स्टेट के पास है, थोड़ा सा रिजिड होता है, और अलग अलग तरीके से लॉस को बनाया जाता है। यूनिटरी में सिर्फ सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट उसको बोला जाता है। पॉलिटिकल पावर सब कुछ सेंट्रल के पास में रहती है। सेंट्रल है बनाने वाला, मिटाने वाला, तो वो फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से सब कुछ करता रहता है, और एक ही कोड पूरे देश भर में चलता है। पर हम लोग फेडरल में हैं। यूनिटरी क्यों बोल रहे हैं? जैसे कि इमरजेंसी लगती है, कुछ होता है, तो पार्लियामेंट टेक ओवर कर लेती है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर आ जाता है पूरे स्टेट को कंट्रोल करने का। तो वो फीचर एक यूनिटरी का है, इसलिए इसको हाइब्रिड बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की बात चल रही है। ओके, ना जैसे कि हमने बोला, थोड़ा पार्लियामेंट के बारे में समझते हैं। पार्लियामेंट में होता क्या है? सर हमारे पास में हम ही लोग इलेक्ट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठते हैं, मेंबर ऑफ काउंसिल बनते हैं। हर स्टेट का अलग अलग पावर सिस्टम क्रिएट होता है, और यही लोग पार्लियामेंट में बैठकर लॉ बनाते हैं स्टेट असेंबलीज के अंदर। ठीक है, पर एक बात पक्की है, आपको जो याद रखना है वो है, पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। राइट, पार्लियामेंट जो लॉ पास करती है, अगर लॉ सेंट्रल लेवल का है तो सभी पोर्शन पे अप्लाई होगा। अगर लॉ पास किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, तो वो स्टेट के ऊपर ही लागू होगा, जो भी स्टेट के हम यहां पर बात कर रहे हैं। सो इस वाली शीट पर हमने क्या देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेवल पर पार्लियामेंट के पास से यहां पर लॉ यहां पर जाता है और उसी तरीके से फॉलो होता है। ठीक है, अगर आप देखना चाहेंगे तो ऐसा कुछ चार्ट है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। मैं आपको बताता हूं लेजिस्लेटिव यानी कि कैसे बनाया जा रहा है। तो प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करता है, ऑफिशियल गैजेट में जब तक लॉ बिल पास होके ऑफिशियल गैजेट में प्रिंट नहीं होता है, लॉ नहीं बनता है। करेक्ट, और ये काम कहां से होता है? पार्लियामेंट के पास में यहां पर ऑब्वियसली 2 तरीके के हाउसेस है हमारे पास में, राज्यसभा है और लोकसभा है। ठीक है, जहां पर आपने बिल यहां पर दिया है उस हाउस से एक बार पास होगा,
मल्टीपल रीडिंग्स होती है, चेंजेस के लिए बोला जाता है, सेकेंड हाउस में जाता है, वहां से पास होता है, फिर जाता है प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के लिए, ऑफिशियल गैजेट में छपता है, तब जाके एक बिल एक्ट बनता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास में है? एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मेंबर्स के पास में है। जुडिशियल की अगर हम बात करें तो हमने सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर बिठा रखा है, उनके नीचे हाई कोर्ट्स आते हैं। हाई कोर्ट हर स्टेट के अंदर होता है, ठीक है, हाई कोर्ट स्टेट वाइज होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नाम से आपको समझ में आ रहा है, और इनके नीचे होते हैं मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स कोर्ट्स, सॉरी, तो वो अलग अलग मेट्रोपॉलिटन लेवल पे भी होते हैं कोर्ट्स, उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक मैंने ये छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कम ऑन, लिस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली लिस्ट मैंने आपको बोली यूनियन लिस्ट, राइट। यूनियन लिस्ट का मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट बोल सकते हैं। स्टेट लिस्ट स्टेट लेवल पे होती है। कॉन्करेंट लिस्ट ऑब्वियसली इन दोनों का जॉइंट होता है, ठीक है। अब क्या हुआ है, इन तीनों लिस्ट में हमने क्यों डिवाइड किया है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स एक एग्जाम्पल है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, वो बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। तो इनकम टैक्स आता है यूनियन लिस्ट के अंदर, मतलब जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इनकम टैक्स रिलेटेड लॉ निकालने की। स्टेट लिस्ट में वो चीजें आएगी जो स्टेट के पास में पावर है, करेक्ट। अभी मैं आपको थोड़े से एग्जांपल देने वाला हूं। अब जैसे एक एग्जांपल है स्टैंप ड्यूटी का। स्टैंप ड्यूटी है जो दोनों के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, इसको यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट का एक मैटर होता है, ठीक है। थोड़े से नाम देखना चाहेंगे आप लोग तो देखिए, यूनियन के अंदर आएगा डिफेंस, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है। एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, सेंसस, बैंकिंग, करेंसी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के अंदर है। मुद्दे खतरनाक है, आरबीआई, सीबीआई, ये सब चीजें। स्टेट के अंदर आपके लोकल गवर्नमेंट की जो बॉडीज है, मतलब आपके स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर की जब बात करी जाएगी तो स्टेट का मैटर है। टूरिज्म की बात करी जाएगी, स्टेट का मैटर है। टोल टैक्स स्टेट का मैटर है। पेंशन कितना देना है स्टेट के अंदर, उनका मैटर है, राइट। समझ रहे हैं आप? सैलरी अलाउंस कैसे होना चाहिए आपके स्टेट के अंदर, आपका मैटर है। तो स्टेट्स रिलेटेड, यूनियन रिलेटेड खतरनाक बड़ी बड़ी बातें। कॉन्करेंट जो दोनों के अंदर आता है, एजुकेशन, सेंट्रल अकेले काम नहीं कर सकती, सेंट्रल को स्टेट के साथ में आना पड़ेगा एजुकेशन के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ में काम करेगा, पॉपुलेशन साथ में काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी साथ में करेंगे। आपको आ रही बात समझ में? तो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, कीवर्ड्स, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है वो यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो पावर है वो स्टेट लिस्ट, दोनों के पास में जो ज्वाइंट पावर है लॉ बनाने की वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है? आपको क्वेश्चन आएगा डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ, आप एक्सप्लेन करिए। आपको आंसर में कैसे लिख के आना है मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1 आपको लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा सबसे पहला सोर्स है। दूसरा सोर्स हमारे पास में है पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। मतलब आप इस पॉइंट में क्या मेंशन करना चाह रहे हैं कि आपके पास में पार्लियामेंट है, यानी कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर है, ठीक है। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहां पर लॉस पास होते हैं 2 लेवल पे, ठीक है। पहला लेवल है आपका, दोनों हाउसेस के नाम लिखेंगे आप लिखेंगे राज्यसभा और लोकसभा, प्लस आप यहां पर मेंशन करेंगे प्रेसिडेंट, प्लस यहां पर आप मेंशन करेंगे ऑफिशियल गैजेट। ये आपका पॉइंट पूरा कंप्लीट होगा, थर्ड, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इंडिया के साथ में, ठीक है। तीसरा पॉइंट आएगा आपका प्रेसिडेंट्स, राइट। तो प्रेसिडेंट्स में आपको क्या लिखना है, सुप्रीम कोर्ट का यहां पर नाम आना चाहिए, और वो बाइंडिंग है ऑन ऑल, ये आपको लिखना पड़ेगा, बाइंडिंग ऑन ऑल, ओके। एंड फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लिखना पड़ेगा कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ में आप लिख सकते हैं कस्टम एंड यूसेज, ठीक है। 4 पॉइंट यहां पर आप मेंशन करके आएंगे, ये आपके सोर्सेज ऑफ लॉ है, ठीक है। इसके साथ में एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, जो आप इसमें लिख के आएंगे तो आपका फुल प्रूफ आंसर बनेगा, वो है तीनों लिस्ट। आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं यूनियन प्लस स्टेट प्लस कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। एक एक लाइन का आप आंसर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज, स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉज, ओके। तो आपका ये आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। किसका? डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ, तो आप यहां पर कवर कर सकते हैं।
चलिए आ जाइए आगे चलते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ के ऊपर, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इंडेक्स पे ले जाऊं, आपको बताना चाहूंगा आपका व्हाट इज लॉ, जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। सोर्सेज ऑफ लॉ आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसकी डेफिनेशन सिंपल है, कम चांसेस है आने के, इस बार ज्यादा चांसेस किसके मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन किसमें से आ सकता है। सोर्सेज ऑफ लॉ का मैंने आपको आंसर बता दिया है, ठीक है। चारों सोर्सेज आपको लिख के आने हैं, प्लस आपको लिस्ट का भी नाम इसके अंदर लिख के आना है, ठीक है। अब हम चालू कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ। बहुत सिंपल है, मैं ऑलरेडी आपको कवर करवा चुका हूं, बस मैं आपको टेक्स्ट यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। पूरा ओरली मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले क्या होता है बच्चा, लॉ प्रपोज होता है पार्लियामेंट के अंदर, करेक्ट। यहां पर लिखा हुआ है, वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, उसको हम बोलते हैं बिल। डिस्कशन होता है, उस पर डिबेट होती है, फिर बिल को पास किया जाता है सबसे पहले हाउस में, लोकसभा के अंदर, करेक्ट। ये यहां पर हमने नाम लिख रखा है, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं बिल, बिल के बाद में लोकसभा, फिर जाता है वो राज्यसभा के अंदर, करेक्ट। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की यहां पर असेंट लगती है, गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है उनके ऑफिशियल अखबार में है, पब्लिकेशन में, जिसका नाम है ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया, राजपत्र जिसे बोला जाता है हिंदी के अंदर, करेक्ट। अब एक्ट बनने में थोड़ा ही टाइम है, ऑफिशियल गैजेट हो गया, टाइम नहीं है। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सर एक डेट मेंशन करी होगी उसके अंदर। देखो, अगर डेट मेंशन नहीं करी है, ठीक है, तो जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में प्रिंट हुआ है, ठीक है, उसकी इफेक्टिव डेट वो हो जाती है। अगर उसमें ऑफिशियल गैजेट में प्रिंट हो गया है पर इफेक्टिव डेट एक्ट के अंदर लिखी है कि हम अगस्त से चालू करेंगे, ये एप्लीकेबल होगा, तो वो उसकी इफेक्टिव डेट होगी, ठीक है। एंड वंस इट इज नोटिफाइड एंड इफेक्टिव, इट इज कॉल्ड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो ज्यादा इसमें बात करने से मतलब नहीं है, मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूं। तो ये आपका प्रोसेस ऑफ लॉ भी यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डन। नाउ मूविंग ऑन, types and enforcing the law. Guys, please listen this, very 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 important, okay। टाइप्स ऑफ लॉ इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस है, पूरा पूरा क्वेश्चन छप सकता है, आपसे पूछा जा सकता है एक एक लॉ के ऊपर। मैंने टेबल्स बनाई है, फटाफट बिना किसी डिले के मैं आपको ले चलता हूं, ठीक है। अब चेंज क्या आया है, इसमें बच्चे कंफ्यूज्ड है, तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि देश में अगर आपको कंट्रोल करना है क्राइम को, तो उसके लिए क्रिमिनल लॉ हमने बनाया है। अगर लड़ाइयां ही नहीं करवानी है, लड़ाइयों को रिजॉल्व भी करवाना है, डिस्प्यूट को खत्म भी करना है, तो उसके लिए सिविल लॉ है। आपके पर्सनल लेवल पे देखो, अभी किसी का मर्डर नहीं करा है, रेप नहीं करा है, तो आप क्रिमिनल के अंदर नहीं आओगे, आप सिविल के अंदर आओगे, करेक्ट। जितने भी अपराध खतरनाक वाले हैं वो सब क्रिमिनल में जाएंगे। सिविल, आपके सिविल है ना, नाम है ना, वो रिजॉल्व करने के लिए ये लॉ बनाया गया है, ठीक है। तीसरा लॉ आपका होता है कॉमन लॉ, ओके। और यहां पर एक नेचुरल जस्टिस का भी लॉ होता है, नेचुरल जस्टिस, ठीक है। वो भी मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्रिमिनल लॉ से, ठीक है। अब देखना, बात समझना, हुआ क्या है। क्रिमिनल लॉ, हमारे यहां पर जो एक्ट है जिसके लिए जिसके अंडर क्रिमिनल लॉ आता है, वो है आईपीसी, यानी कि इंडियन पीनल कोड ना, 1860। देख रहे हो कितना पुराना है। चेंज क्या आया है बच्चों, मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, किसी को असॉल्ट करना, ये सब एग्जाम्पल्स है क्रिमिनल लॉ के अंदर जो जो चीजें कवर होती है। क्रिमिनल लॉ हमारे अंदर आईपीसी गवर्न करता था। अब आपके पास में आ गया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी 1973 एक और एक्ट है जो क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है पहले। अब क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। इन दोनों के जो काम है वो एज इट इज है। एक्ट नए आ गए हैं, ये ब्रिटिशर्स के जमाने के हमारे पास में एक्ट चल रहे थे, इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी। अब इनको चेंज करके हम हमारी लैंग्वेज में, हमारे तरीके से हमने सेक्शंस बनाए हैं, हमारे तरीके से चीजें करी है। आपको वो सब अभी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ चेंज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, वर्किंग क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है। आपको आईपीसी या फिर भारतीय न्याय संहिता बताएगा कि क्राइम का नेचर क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या है। सिर्फ बताएगा क्राइम का नेचर क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या है, नेचर एंड पनिशमेंट, ठीक है।
तो सर सीआरपीसी क्या करेगा, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या करेगा, वो बताएगा प्रोसीजर, वो बताएगा उसका एग्जीक्यूशन, प्रोसीजर और उसका एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख रहा होगा, प्रोसीजर और एग्जीक्यूशन। तो अगर हम बात करेंगे नेचर की, पनिशमेंट की, तो वो है आईपीसी, करेक्ट। और अगर हम बात करेंगे प्रोसीजर की और एग्जीक्यूशन की, तो वो है सीआरपीसी। सर एग्जाम में क्या लिख के आना है, एग्जाम में आपको मेंशन करके आना है क्या, आप मेंशन करेंगे आईपीसी, आप मेंशन करेंगे सीआरपीसी, और साथ में आप लिख के आएंगे हिंदी में या मतलब इंग्लिश में भारतीय न्याय संहिता, और साथ में आप लिख के आएंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, दोनों के नाम लिख के आएंगे, पर आपको लिखना दोनों है, आईपीसी सीआरपीसी का नाम डालना है, क्योंकि आपका सिलेबस अभी जो मॉड्यूल है उसके हिसाब से आपको चलना है, करेक्ट। पर जो आपके पास में अपडेट है वो भी आपको वहां पर मेंशन करके आना है। काम सुन लो, आईपीसी का काम क्या है, नेचर बताना क्राइम का, और पनिशमेंट क्या है वो बताना, करेक्ट, ये आपके कीवर्ड्स है। और सीआरपीसी का काम क्या है, एग्जीक्यूशन बताना और उसका प्रोसीजर बताना, यानी कि इसको जेल होगी तो कैसे होगी, कौन से कोर्ट में जा सकते हैं, कौन से कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए क्या होगा, वो सारी चीजें, फाइन लगेगा, फाइन के साथ में क्या होगा, वो सब बेसिक चीजें बता दी जाएगी आपको आईपीसी में, नेचर क्राइम और उसका पनिशमेंट, उसका एग्जीक्यूशन, उसका प्रोसीजर, वो बताएंगे सीआरपीसी के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्राइम यानी क्रिमिनल लॉ कंप्लीट। ओके, अब चलते हैं हम आगे, सेकंड सिविल लॉ। देखो भैया, सिविल लॉ के कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, कीवर्ड्स की टेबल है आपकी, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले फोकस करता है, प्राइमरी फोकस जो है, ठीक है, इस सिविल लॉ का, वो क्या है, डिस्प्यूट को रफा दफा करना, यानी कि रिजॉल्व करना। एग्जाम्पल, आपको मेरे 1 लाख रुपए देने थे, आपने नहीं दिए, आपने 80,000 रुपए दिए, मैंने आपके ऊपर केस किया, कोर्ट ने बोला भाई 20,000 रुपए देके खत्म कर, वरना 20,000 रुपए पे पेनल्टी लगेगी और इंटरेस्ट लगेगा, वो हो जाएगा 40,000 रुपए, आपको फिर 40 देना पड़ेगा। 20 दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, सेटलमेंट कर रहे हो, 10,000 दे रहे हो, दे और खत्म करो। ये है आपका सिविल लॉ। ये पनिशमेंट से ज्यादा फोकस करता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। यहां पर किस तरीके के डिस्प्यूट्स आते हैं, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज और इंडिविजुअल्स के जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सिविल लॉ के अंदर आते हैं। सर यहां पर कौन सा एक्ट गवर्न करता है, सीआरपीसी पीछे था, आईपीसी पीछे था, यहां पर है सीपीसी, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिंपल कोड है जो सिविल प्रोसीजर के बारे में बात करता है। इसके अंदर कैसे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ पढ़ते हैं आप लोग, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉट। देखो मेरी बात सुनो, फैमिली के बीच में झगड़ा हो रहा है, हिंदू लॉ है जो एचयूएफ पे अप्लाई होता है, फैमिली लॉ है, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, ये सब सिविल लॉ के अंदर आएगा, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, देखो ये सब क्रिमिनल लॉ नहीं है, ये सब डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए है। ठीक है, तो आपके पास में सिंपल है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, इसको आप इग्नोर करना, ये गलत है, ये गलत है, ये पीछे का यहां पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इन सबको आप इग्नोर कर दो। ठीक है, तो सिंपल इतना देखो, ये है आपके पास में कीवर्ड्स है। प्राइमरी फोकसेस ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, पॉइंट नंबर 1। मैटर्स होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हमारे ऊपर अप्लाई होता है, और एग्जाम्पल्स है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, फैमिली लॉ के, प्रॉपर्टी लॉ के, लॉ ऑफ टॉट। ठीक है, देख लो, आप लैंग्वेज पढ़ सकते हो, मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल कोड इन्फोर्स करता है वायलेशन अगर हुआ है किसी के राइट्स या ऑब्लिगेशन के, तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हो, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे फोकस करेगा। ये ऐसा एक्ट है जो प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेशन बताता है सिविल लॉ का, वो है सीपीसी। सिविल लॉ कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉट। एग्जाम्पल यहां पर दे रखे हैं, जैसे हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं, क्या है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कि भैया तूने मेरे गुड्स नहीं दिए तो क्या पनिशमेंट होगी, नॉन पेमेंट करा आपने, आपने हमारा पैसा नहीं दिया है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रीच कर दिया है तो क्या होगा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में प्रॉपर्टी लॉ बताएगा कि क्या होगा। तो ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल और सिविल खत्म होता है। आगे चलते हैं, कॉमन लॉ, मेरी बात सुनना, आर्टिकल 141 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कोई उसके आगे कुछ नहीं बोलेगा।
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की बात चल रही है, हमारा एपेक्स कोर्ट है। अब उन्होंने जो जजमेंट दिए हैं, जुडिशियल डिसीजंस दिए हैं, वो हमारे केस लॉ है। केस लॉ को हम कॉमन लॉ बोलते हैं। यहां पर एक खतरनाक, देखो बेटा, लैंग्वेज है लैटिन। लैटिन की सेइंग्स होती है, उनको बोला जाता है मैक्सिम्स। ठीक है। तो ऐसी एक मैक्सिम है जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, वो क्या है? स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। पहले से डिसाइडेड क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, हमको उसी के साथ में खड़ा रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जजमेंट दिया है, तो वैसा होगा। ठीक है। सर हाई कोर्ट ने बोला है तो क्या होगा? देखो, हाई कोर्ट ने जो बोला है वो उस स्टेट के सारे कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेट का सुप्रीम पावर हाई कोर्ट होता है। पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीचे है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। तो कोर्ट यही हायरार्की फॉलो करेंगे ना। मेरी बात सुनना, प्रिंसिपल और जजमेंट जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं प्रीवियस डिसीजन में, उनको यहां पर फॉलो किया जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अगर मुद्दा एज इट इज सेम है तो, अगर चारों लेग्स बराबर है तो क्या बोला जाता है इसको? वेयर द फैक्ट्स आर सिमिलर और ऑन ऑल फोर लेग्स विद द अर्लियर डिसीजन। मतलब मैं एक केस पे जजमेंट देना चाहता हूं, मैं जज हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिफर करूंगा, मैं उस जजमेंट को रिफर करके एज इट इज छापूंगा। कब? जब मेरे केस के फैक्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने जिस जजमेंट को पास किया है उस केस के फैक्ट्स एग्जैक्टली सेम है, इक्वल ऑन ऑल द फोर लेग्स। अगर ये होता है तो ही हम उसको रिफर करेंगे। ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गए जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। पहला, कि जो केस लॉ होता है, जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है, वो कॉमन लॉ होता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट ने जो डिलीवर किया है वो आर्टिकल 141 के हिसाब से सबके ऊपर बाइंडिंग है। तो केस लॉ आपका पहला वर्ड हो गया, 141 हो गया। इस डॉक्ट्राइन का नाम अगर आप लैटिन में नहीं लिख पाओ तो आप इंग्लिश में लिख के आ जाना, सिंपल, टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। ठीक है। उसके साथ में अटैच्ड एक और लैटिन की मैक्सिम क्या है? कि हमको चारों पैर बराबर करने हैं। करेक्ट। वेयर द फैक्ट्स आर सिमिलर ऑन ऑल द फोर लेग्स विद द अर्लियर डिसीजन। ठीक है। तो चार पैर की बात लिखनी है, 141 लिख के आना है, केस लॉ लिख के आना है, टू स्टैंड बाय दैट विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड लिख के आना है, बात खत्म। यह आपका कॉमन लॉ हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर। चौथा है ना, क्रिमिनल, सिविल, कॉमन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मेरी बात सुनो, नागरिक की सुरक्षा होना चाहिए। लॉ, सारी बातें एकदम सही है। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? जस्टिस होना चाहिए भाई, न्याय होना चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल, कि भैया जस्टिस मिलना ही चाहिए। कभी कभी आपको जो लॉ लिखा है ना, उसकी लिटरल लैंग्वेज के बियॉन्ड जाके ना आपको मीनिंग पकड़ना पड़ता है। कभी कभी रिटर्न लॉ के बियॉन्ड जाके ना आपको नेचुरल तरीके से जस्टिस दिलाना पड़ेगा पार्टी को। ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इसीलिए एक नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि कोई भी खुद ही के केस का जज नहीं बन सकता है। मेरी बात सुनो, पेपर मैंने बनाया और आपने लिखा, अब आपका कहना है कि मैंने लिखा है और मैं ही चेक करूंगा, कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद लिख रहे हो और आप खुद ही चेक करो, मेकर और चेकर एक नहीं हो सकता ना, रूल है। ऐसे ही कोई भी एक व्यक्ति, नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज। भैया खुद के केस में खुद ही जज बन रहे हो, नहीं होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पनिशमेंट डायरेक्टली सुना के भगाओ मत, सामने वाले की बात सुनो। आपको सामने वाली पार्टी को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, उसको सुनने का मौका देना पड़ेगा, बोलने का मौका देना पड़ेगा। तो कभी कभी रिटर्न लॉ के बियॉन्ड जाओ, सामने वाले को सुनो, और रूल है अपने ही कॉज में उसी पर्सन को जज मत बनाओ। ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अ जजमेंट कैन ओवरराइड और ऑल्टर अ कॉमन लॉ बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द स्टैट्यूट। अब मेरी बात सुनो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक कोर्ट ने जजमेंट दिया कुछ और उसी केस में दूसरी कोर्ट ने जजमेंट दिया कुछ। कभी कभी ऐसा होता है, एक हाई कोर्ट का जजमेंट अलग आया है, दूसरे हाई कोर्ट का जजमेंट अलग आया है, सेम केस में। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये लोग कभी भी, जजमेंट जजमेंट है, कॉमन लॉ है,
नेचुरल जस्टिस आप फॉलो करो, पर आप किसको हाथ नहीं लगा सकते? पापा को। पापा कौन है? आपका एक्ट। एक्ट को चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है, और आप स्टैट्यूट को भी चेंज नहीं कर पाओगे। थम्स अप आ गया, ठीक है, क्लियर है बात? तो ये आपके कीवर्ड्स हैं फॉर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, क्लियर है? देख लो, लैंग्वेज पढ़ लो आप लोग, पढ़वा देता हूं। देखो मैं ये कर रहा हूं, साथ साथ में आपको कॉमन वर्ड्स दे रहा हूं, कॉमन वर्ड्स के साथ में आपको मॉड्यूल भी पूरा रीड करवा रहा हूं, ठीक है, सब कुछ फटाफट खत्म हो जाएगा। नेचुरल जस्टिस, जिसको हम बोला जाता है क्या? दैट यू शुड गो बियॉन्ड रिटन लॉ समटाइम्स, अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस फॉलो करना है तो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नो वन शुड बी मेड जज इन हिज ओन कॉज, इट इज अ रूल अगेंस्ट प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज मतलब का क्या होता है कि आपको जो सबूत मिले हैं, आपको जो एविडेंस मिले हैं, आपको वो तो देखना ही है, साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि खुद के कॉज में खुद ही को जज ना बनाया हो, ठीक है ना? सामने वाली पार्टी को सुनो, उसको मौका दो बोलने का, और सब लोग उसको अच्छे से सुनो, फिर अपने डिसीजन को रीजन करो उस हिसाब से, ठीक है? जजमेंट ओवरराइड कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है कॉमन लॉ को, पर इसमें भी रूल आप समझ गए ना? सुप्रीम कोर्ट को तो आप क्रॉस कर ही नहीं सकते हो। हम नीचे वाले कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये लोग हमेशा सुप्रीम कोर्ट को फॉलो कर रहे हैं। अगर कुछ अलग डिसीजन दे भी रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट को क्रॉस नहीं कर सकते, और एक्ट को बिल्कुल भी छू नहीं सकते। आप एक्ट को चेंज नहीं कर सकते, प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकते। आप जजमेंट अलग दे सकते हो, बट नो, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द एक्ट, बियॉन्ड द स्टैट्यूट। ओके, सो आई होप आपके चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों, प्लीज मेरी बात सुन लो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया, एक्सप्लेन देम। आपको क्लियर कट यहां पर लिख के आना पड़ेगा। क्रिमिनल ऑब्वियसली, सिविल, तीसरा कॉमन एंड नेचुरल जस्टिस। ये चारों आपके जो टाइप्स है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की बात चल रही है, टाइप्स ऑफ लॉज में आपको ये बिल्कुल लिख के आना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट हमने क्रिमिनल में पढ़ा है, ठीक है? क्रिमिनल में आप आईपीसी लिख के आएंगे, सीआरपीसी लिख के आएंगे, ठीक है? लिख दे अपन भी आईपीसी और सीआरपीसी। इनकी जगह आप अपडेटेड भारतीय न्याय संहिता और भारतीय सुरक्षा नागरिक आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है? सिविल में क्या फॉलो होता है? सीपीसी फॉलो होता है। सिविल का कोड क्या है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने पर यह काम करता है, पनिशमेंट पे यह काम नहीं करता है, ठीक है? इट प्राइमरी फोकसेस ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रादर देन ऑन पनिशमेंट, ठीक है? तो क्रिमिनल में आपका पॉइंट कवर हो गया, सिंपल, आईपीसी एंड सीआरपीसी, डन। एग्जाम्पल मर्डर, रेप वगैरह सारी चीजें आप लोग दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? और सिविल में हमने लिख दिया डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट इंडिविजुअल और इनके बीच में हो सकता है, और सीपीसी हमने नाम लिख दिया है। एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है? अगला है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ में आपको क्या लिख के आना है? केस लॉ लिख देता हूं मैं। केस लॉ 141 में पावर है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, जो बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट को आप क्रॉस नहीं कर सकते, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल दी कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है? कॉमन लॉ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है, जो हम बात करके आए कि स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, लिख दूं यहां पर, स्टैंड बाय दैट की मैक्सिम लिखनी है, और आपको लिखना है ऑन ऑल फोर लेग्स, ये आपको लिख के आना है, ठीक है? ये देख लो, चारों लेग्स मतलब सारे के फैक्ट एकदम बराबर होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस में हमने यहां पर बनाया है कि आपको रिटर्न लॉ के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, रिटर्न लॉ के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, आपको सुनने का मौका देना पड़ेगा, फेयर हियरिंग सामने वाली पार्टी को आपको देनी पड़ेगी, और खुद ही के कॉज में खुद ही को जज आप नहीं बना सकते हो, ठीक है? ये 3 पॉइंट आपको नेचुरल जस्टिस में लिख के आना पड़ेगा, तभी आपका काम यहां पर कंप्लीट होगा, ठीक है? चलो, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, इन्फोर्सिंग द लॉ। अब देखो, इंप्लीमेंट करना है, मॉनिटर करना है, बन तो गया, प्रोसेस समझ ली, टाइप समझ लिया, लिस्ट समझ ली, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना रहा है, स्टेट गवर्नमेंट क्या बना रहा है। एग्जाम्पल देख लो, इनकम टैक्स एक्ट निकाला, आईटी एक्ट। आईटी एक्ट किसके अंदर आया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू,
उस डिपार्टमेंट ने इस एक्ट को एग्जीक्यूट करने में मदद करी। उस डिपार्टमेंट ने एक बॉडी बनाई जिसका नाम रखा सीबीडीटी, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के लिए सेंट्रल बोर्ड यानी कि एक बॉडी बनी, और उसको एडमिनिस्टर कौन कर रहे हैं, रोजाना चेक कौन कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन कौन देख रहे हैं, हमारे IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स। सर आपने डायरेक्टली एग्जांपल दे दिया, हाँ, क्योंकि इन्फोर्स कैसे किया जाता है, जब एक लॉ पास होता है, ठीक है, ये जो लॉ पास होता है तो लॉ पास पार्लियामेंट में हो गया, अब उसका इन्फोर्स होता है ग्राउंड लेवल पे। कैसे, डिपेंड करता है, सेंट्रल लॉ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा, स्टेट लॉ है तो स्टेट गवर्नमेंट से होगा, ठीक है ना। इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, मिनिस्ट्रीज बना रखी है। ये जो मिनिस्ट्रीज है इनको अपना अपना काम दिया गया है, ठीक है। पॉपुलर मिनिस्ट्रीज के मैं आपको नाम बताता हूं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, एक्ट बना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, डिपार्टमेंट रेवेन्यू था, उसने एक बॉडी बनाई सीबीडीटी, और उसको संभाल रहे हैं IRS लेवल के ऑफिसर्स, ठीक है। मिनिस्ट्रीज के नाम भी याद करवा दूंगा, बिल्कुल भी घबराना मत बच्चों, ठीक है। क्या है ना, सबसे पहले एक बात समझ लो, अगर आप चाहते हो कॉर्पोरेट लाइफ एकदम सेट करना, ठीक है, सबका सपना है, पर देखो होता क्या है, पहले ना मैं सोचता था एकदम सेट हो जाऊंगा, अब पता है क्या है, ऑफिस जाता हूं, ऑफिस से घर आता हूं, बस यही जीवन है, यही जीवन है, और इस जीवन का यही लॉ है, ऑफिस जाओ, कॉर्पोरेट, घर आओ, बस, ठीक है। क्या ये कोई जस्टिस हुआ क्या? ये कोई जस्टिस हुआ क्या? आपके सारे मिनिस्ट्रीज के नाम यहां पर आ गए, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब अगर आप सुन लो, सबसे पहले अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको फाइनेंस डेवलप करना है, तो आपको एक अच्छी जॉब चाहिए कॉर्पोरेट। आपका यही रूटीन बनेगा, जॉब, जॉब से घर, घर से जॉब, ठीक है। यही आपका जीवन का फलसफा है, यही जीवन का आपका लॉ है, और बिल्कुल भी जस्टिस तो नहीं हुआ है, तो क्या करें। ओके, सो यहां पर हम टोटल 4 मिनिस्ट्रीज यहां पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। मिनिस्ट्रीज इंडिया में बहुत सारी है बेटा, आपके कोर्स में सिर्फ 4 मिनिस्ट्रीज कवर की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सारी मिनिस्ट्रीज को चालू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसका नाम है बेटा हिंदी में वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, वित्त मतलब पैसा, मनी, फाइनेंस, राइट नाउ। ये जो मिनिस्ट्री है ये पूरी देश की इकोनॉमी को संभालती है। इसका दूसरा नाम है ट्रेजरी ऑफ इंडिया, ट्रेजरी ऑफ इंडिया, ठीक है। कैसे मामले संभालती है, टैक्सेशन का, ठीक है। साथ में ये संभालते हैं फिनेंशियल लेजिस्लेशन, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि हमारे जो बैंक्स है इन सबको कैसे गवर्न करना है, कैपिटल मार्केट जो है उसको गवर्न किया जाता है, सेंट्रल और स्टेट फाइनेंस को भी यहां पर देखा जाता है। ये सब इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है यूनियन बजट। बेटा बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम भी साल भर इस यूनियन बजट का इंतजार करते हैं, ठीक है। यूनियन बजट यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बजट निकालती है कि आने वाले टाइम में टैक्सेशन कैसा होगा, कॉमन मैन के लिए क्या क्या टैक्स में रिलीफ है, क्या चेंजेस किए गए हैं, रेट्स क्या क्या है, इनकम टैक्स के स्लैब्स क्या क्या है। ये एक ऐसा एनुअल इवेंट है जिसको ईगरली सारे प्रोफेशनल्स जिसका इंतजार करते हैं, ठीक है। कॉमन मैन भी इंतजार करता है क्योंकि इसमें टैक्सेशन और बजट से रिलेटेड चीजें आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, इकोनॉमी ऑफ इंडिया संभालता है, ट्रेजरी ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, टैक्सेशन और मनी रिलेटेड चीजें ये यहां पर संभालते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियन बजट्स देखें तो कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने निकाले, ये एक जनरल नॉलेज आपको दिया गया है मॉड्यूल के अंदर, मैं भी कवर कर रहा हूं। 10 फाइनेंशियल यूनियन बजट्स पास करे हैं सर श्री मोरारजी देसाई ने, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे 1962 से 1969 के बीच में। टोटल उन्होंने 10 यूनियन बजट निकाले। फिर निकाले हैं 9 श्री पी चिदम्बरम सर ने, फिर निकाले हैं 8 श्री प्रणब मुखर्जी सर ने और यशवंत जी सिन्हा ने, ठीक है। और 6 यूनियन बजट्स निकाले हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने।
ठीक है। तो इस तरीके से एक जनरल नॉलेज है। 10, 9, 8 और 6 अपने अपने फिनेंस मिनिस्टर के पूरे दौर में इन्होंने कितने यहाँ पर यूनियन बजट निकाले वो आपको बताया गया है। ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, देख लो, कीवर्ड्स देख लो भैया। सबसे पहले दो तरीके से यहां पर डिवाइड किया गया है, एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी और सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज। ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपने बोला ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर टैक्सेशन का काम देखा जाएगा, फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें यहां पर देखी जाएगी, करेक्ट। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने बोला ना सर ऑफिसर्स होते हैं, तो उन ऑफिसर्स का एक लेवल होता है और उनकी कैटेगरीज होती है। ठीक है। तो उन कैटेगरीज को डिवाइड करने के लिए पहले हमने निकाला है सिविल सर्विसेज और दूसरा है कॉमन सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के अंदर आता है सबसे पहले रेवेन्यू संभालने के लिए आईआरएस, आपने नाम भी सुने होंगे, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक है। अब आपको सिर्फ सब्जेक्ट के नाम याद रखने हैं। देखो आपके पास में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। आपके पास सब्जेक्ट है ऑडिट, अकाउंट्स, जो आप एक पूरे सीए जर्नी में पढ़ते हो। इकोनॉमिक्स अभी फाउंडेशन पे आप पढ़ रहे हो, करेक्ट। आप ऑडिट और अकाउंट्स को साथ में पढ़ रहे हो, पर अकाउंट्स आपको सभी लेवल पे पढ़ाया जाता है। ठीक है। सभी कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट है ये। अगला कॉस्ट एंड मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हो। अब देखना, इन सब चीजों को पढ़ते हो, वैसे ही नाम आपको याद करवाने के लिए शॉर्टकट मैंने यहां पर निकाला है। ठीक है। क्या है सब कुछ मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लिए। पहला यहां पर डिपार्टमेंट टाइप का है आईआरएस, दूसरा है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, तीसरा है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, चौथा है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। ठीक है। तो अकाउंट्स यहां पर आ गया। लास्ट में कॉमर्स सर्विसेज को संभालने के लिए है इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विसेज। सो अगर आपसे पूछा जाता है यहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या लिख के आना है, सबसे पहला रेवेन्यू से आपको याद रखना है आईआरएस, दूसरा आपको इकोनॉमिक्स से याद रखना है क्या है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, आईईएस और आईआरएस आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा आपको अकाउंट्स और ऑडिट से याद रखना है कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ये हो गया आपका। चौथा अकाउंट्स बचा, वो याद नहीं आ रहा है तो आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट याद रख लीजिए, तो इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विसेज, फोर्थ। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ क्या है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ 5 सर्विसेज हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अगला मुद्दा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट्स आते हैं। अब देखो डिपार्टमेंट्स के नाम याद करना भी ट्रिकी है, मैंने आपको पहले ही बोला था जो आप एग्जामिनेशन में लिख के आ पाओगे वही मुझे आपको यहां पर पढ़ाना है। ठीक है। तो की क्या है, देखो स्टोरी क्या है, सिंपल है। अगर आपको फाइनेंस में रहना है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ो और समझो, खर्चे कम करो, कमाओ ज्यादा। कैसे, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी लोगों को, तभी तो आपके असेट्स बनेंगे और आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। ठीक है। और ऐसे बनती है बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनी आपको लेवल पे पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा और रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, करेक्ट, तब जाके आपके इन्वेस्टमेंट्स और असेट्स बनेंगे, करेक्ट, और तब जाके आप पब्लिक कंपनी फॉर्म कर पाओगे। ये आपके डिपार्टमेंट्स है, आ जाओ नाम देख लो। इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस मतलब पब्लिक कंपनीज। ये सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज कौन करता है, इन सब डिपार्टमेंट्स को मैनेज करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका यहां पर खत्म होता है। मैंने डिपार्टमेंट्स के नाम आपको याद करवा दिए पूरी स्टोरी के साथ में, पढ़ लेना अच्छे से। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद करवा दिया है सब्जेक्ट के नाम के साथ में, ठीक है, और मैंने आपको वित्त मंत्रालय के ट्रेजरी, यूनियन बजट और इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये आपके कीवर्ड्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डन है। चलो अब चलते हैं आगे, हम पढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सुनो, प्राइमरी कंसर्न क्या है, एडमिनिस्टर करता है एमसीए, मिनिस्ट्री है कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऊपर, करेक्ट। कंपनीज एक्ट संभालेगा, चाहे वो पुराना वाला हो या नया वाला हो, ठीक है। 1956
आता था, अभी भी क्यों नाम लिख रहे हो सर? पुरानी कंपनी जहां वहां रजिस्टर्ड थी तो वो 2013 में कैसे अप्लाई होता है? दोनों को साइड बाय साइड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर संभालता है। साथ में एलएलपी भी आ चुका है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, करेक्ट, तो वो भी एमसीए के अंडर ही आता है। जो कंपनीज बैंकरप्ट हो रही है, इंसॉल्वेंसी में जा रही है, उनके लिए कोड बनाया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, वो भी एमसीए ही संभालता है। आपको ये 4 नाम तो लिख के आने ही आने हैं एमसीए के अंदर, ठीक है? चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मेनली क्या है कि इंडिया के अंदर रेगुलेशन देखते हैं इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर दोनों का, ठीक है? संभालता कौन है? जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था पीछे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, हमने आईआरएस देखा था, या इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज देखी थी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज देखी थी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विसेज देखी थी, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज देखी थी, राइट, सिविल सर्विसेज देखी थी। वैसे ही यहां पर एक सर्विस का नाम है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। आईसीएलएस कैडरे के यानी कि लेवल के मेंबर्स जो होते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं, सिविल सर्वेंट्स जिसको हम बोलते हैं, वो इस मिनिस्ट्री को संभालते हैं। और ये इस पोस्ट पे आना कोई मामूली बात नहीं है बेटा, एग्जामिनेशन होती खतरनाक। जो करवाता कौन है? यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सभी सिविल सर्वेंट पोस्ट के लिए एग्जाम्स करवाते हैं। तो आप आईसीएलएस के पोस्ट पे अगर आते हो तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर कंपनीज, एलएलपीज, आईबीसी को आप देखोगे, रेगुलेशन करोगे। हाईएस्ट पोस्ट अगर कोई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में तो वो होती है डीजी की, यानी कि डायरेक्टर जनरल की। और वो कहाँ के डीजी है? ऑब्वियसली कॉर्पोरेट अफेयर्स के हैं, इसलिए उनका पूरा नाम है उस पोस्ट का डिजिटल जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि DGOCA। कीवर्ड्स क्या हो गए? चारों, टीसीए 1956, टीसीए 2013, एलएलपी 2008 और आईबीसी 2016। आईसीएलएस पोस्ट के ऑफिसर्स संभालते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू करते हैं, और हाईएस्ट पोस्ट जो है वो डायरेक्टर जनरल की है, डीजी की है, ठीक है? सिंपल। अगली मिनिस्ट्री है गृह मंत्रालय, यानी कि होम अफेयर्स गाइस, सिंपल, होम अफेयर्स, राइट? घर की बात है, इंटरनल बात है, इंटरनल ही रहना चाहिए। इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, क्योंकि ये मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और डोमेस्टिक, यानी कि घर की बात है ना, देश के अंदर की बात चल रही है, तो देश के अंदर की बात को संभालने वाले कौन है? ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री है। डोमेस्टिक पॉलिसीज कौन बनाएगा? होम मिनिस्ट्री बनाएंगे। इंटरनल सिक्योरिटी कौन देखेगा? ऑब्वियसली होम मिनिस्ट्री करेंगे, करेक्ट? यहां पर बैठे रहते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, जिनको बोला जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ओके, सिंपल है। कीवर्ड्स क्या हो गए? इंटरनल, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और डोमेस्टिक पॉलिसी। अब होम, देखो यार बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे इस बार, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से बोल रहा हूं, होम मिनिस्ट्री पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, इसीलिए इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको याद करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि आपको पता है, आप सीजे सर के स्टूडेंट हो, तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि अपने पास में स्टोरी है, बिल्कुल डरना मत, ठीक है? देखो क्या है ना, घर के बाहर और घर के अंदर, जैसे ही मैं बॉर्डर क्रॉस करता हूँ, घर की बॉर्डर जैसे ही क्रॉस करके मैं होम के अंदर आता हूँ, घर के अंदर आता हूँ, अब मेरी जो सिक्योरिटी है वो मेरी वाइफ के अंडर है, ठीक है? यही मेरी इंटरनल सिक्योरिटी है, वाइफ की सिक्योरिटी के अंडर ही मैं घर के अंदर रहता हूँ बॉर्डर क्रॉस करते ही, ठीक है? माहौल कैसा है बेटा? जम्मू एंड कश्मीर जैसा माहौल है। अब तो अच्छा माहौल है, एकदम शांति वाला। तो मैं भी कोई लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। बॉर्डर क्रॉस करके होम के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी वाइफ की है, जहां पर शांति का माहौल है। अब मैं वही बोलता हूं जैसा मेरा वाइफ मुझे बोलना चाहती है या बुलवाना चाहती है। मेरी ऑफिशियल लैंग्वेज पता है क्या है? प्यार की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलो, कोई सी भी लैंग्वेज में बोलो, हिंदी में ही सुनाई देता है, ठीक है? और ये मुझसे नहीं, मेरे सारे घर वालों से पूछ लो, यानी कि सेंसस, यानी कि आप वोट करवा लो, काउंटिंग करवा लो, ठीक है? सब लोग यही बोलेंगे कि सीजे घर की बॉर्डर के अंदर आते, वाइफ की इंटरनल सिक्योरिटी में, जम्मू कश्मीर जैसा शांति वाला माहौल है, ऑफिशियल लैंग्वेज ही हमारी प्यार की बन चुकी है, एकदम टू स्टेट्स जैसा प्यार का माहौल है, टू स्टेट्स, ठीक है? अब सुनना स्टोरी क्या है, स्टोरी समझ गए? सारे डिपार्टमेंट्स के नाम। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, पहला, बॉर्डर क्रॉस करते ही। इंटरनल सिक्योरिटी, घर के अंदर वाइफ की, ठीक है?
अगला होम बता दिया स्टार्टिंग में, होम की इंटरनल सिक्योरिटी की बात चल रही है, यहां पर होम लिख देता हूं, ठीक है। होम की सिक्योरिटी, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख जैसा शांति का माहौल, प्यार ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुका है, टू स्टेट्स जैसा माहौल है। जब मैंने आपको बोला ऑफिशियल लैंग्वेज, तो मैंने साथ में कुछ 2 पॉइंट लिख रखे, आपको पढ़ा होगा आपने, कि यहां पर कोई भी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलो हिंदी में सुनाई देता है, और आप सेंसस भी करवा सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये सारे डिपार्टमेंट्स है बेटा। डिपार्टमेंट्स ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, हिंदी सिखाना, हिंदी के लिए ट्रेन करना, सेंसस पॉपुलेशन काउंटिंग करना, और ट्रांसलेशन ब्यूरो भी साथ में है, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है, फटाफट मैंने खट्टाखट आपको याद करवा दी है। लास्ट मिनिस्ट्री में आपको पढ़ाना चाहता हूं फटाफट, जो है लॉ और जस्टिस की, कैबिनेट मिनिस्ट्री है गाइस, ठीक है। अब सुनना, यहां पर 3 डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट है बच्चा? 3 डिपार्टमेंट, ठीक है। लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तीनों के काम बता दिए मैंने, यहां पर इजी कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। ये पहला डिपार्टमेंट जो लीगल अफेयर नाम है ना बेटा, लॉ और जस्टिस यही संभालना है, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तो होगा ही सही, क्योंकि लॉ एंड जस्टिस की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं, पहला जो वर्ड है, तो उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। लीगल अफेयर्स को मैनेज करेगा और एडवाइस करेगा बाकी सारी मिनिस्ट्रीज को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखो लीगल अफेयर इंडिया के अंदर कैसे होने चाहिए, ये लीगल अफेयर डिपार्टमेंट तो बताएगा, और लीगल अफेयर डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। अब लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर से करेक्ट हुआ, स्टैट्यूट, अरे आपका लॉ जिसकी हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैट्यूट है, करेक्ट, वो स्टैट्यूट लेजिस्लेचर का एक पार्ट है। तो ऑब्वियसली ये ड्राफ्ट करने में हेल्प करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारा लेजिस्लेशन कैसा बनना चाहिए, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट्स हो गए लॉ एंड जस्टिस के अंदर। तो लॉ ऑफ जस्टिस तो है ही सही, लॉ ऑफ जस्टिस का काम ही यही है डिपार्टमेंट का कि इंडिया में जस्टिस मेंटेन करे। लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट करवाएगा एक्ट्स, उसमें हेल्प करेगा, और लीगल अफेयर्स कंट्री में लीगल अफेयर्स संभालेगा और अलग अलग मिनिस्ट्रीज को वहां पर वो एडवाइस करेगा, ठीक है। तो अब आपके सारे मेरे साथ फटाफट बोलना, ठीक है। याद करो, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था कि अगर जीवन में पैसा कमाना है, फाइनेंस कमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, आपको सबसे पहले कॉर्पोरेट जॉब लेनी पड़ेगी, फिर आपको कॉर्पोरेट जॉब से होम, होम से कॉर्पोरेट जॉब, आपको यही करना पड़ेगा, और यही आपके जीवन का लॉ बन जाएगा, और यही जस्टिस है, इससे ज्यादा कुछ मांगना मत। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डन। चारों के कीवर्ड्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इनके डिपार्टमेंट्स भी मैंने आपको स्टोरी के थ्रू याद करवा दिए हैं। इससे बेहतर काम कुछ नहीं हो सकता है। आगे चल रहे हैं, ध्यान रखना मेरी बात, आपको ले आता हूं यहां पर इस चार्ट के ऊपर वापस से, ठीक है, थोड़ा सा आपकी मेमोरी रिफ्रेश होगी। सुनो, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो लेजिस्लेटिव तरीका है, उसको एग्जीक्यूट करना है, और अब उसको जुडिशियली हमको देखना है कि फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन के टाइम पर कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जिनको इंडिया के अंदर बनाया गया है इंप्लीमेंटेशन को चेक करने के लिए। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल सिस्टम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज को मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। उसमें सबसे मेजर रेगुलेटरी बॉडीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 3। पहला है सेबी, दूसरा है आरबीआई, और तीसरा है आईबीबीआई, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं काम करूं, आपको डायरेक्टली कीवर्ड्स पहले बताता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको टेक्स्ट रीड करवा दूंगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। जैसे आपको याद है इनकम टैक्स, मैंने बताया था कि इनकम टैक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने
एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, याद आ गया आपको, हमने रेवेन्यू से बात चालू करी थी। उस डिपार्टमेंट ने एक बॉडी बनाई थी सीबीडीटी, उस सीबीडीटी ने यहां पर पूरा एग्जीक्यूट किया था। तो बॉडीज होती है ना, तो पहली बॉडी है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में स्टेब्लिश हुआ था। क्या काम है? कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करना, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना, शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। बना 1988 में, पर 1992 में इनको पावर्स मिली और ये एप्लीकेबल हुए खतरनाक तरीके से, इसलिए इसके एक्ट का नाम है सेबी एक्ट 1992। तो आया 1988 में और चला 1992 से। सिंपल है, इतना ही याद रखना है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट, 1988 1992 सेबी एक्ट फॉलो होता है। दूसरा है आरबीआई, पहले बताता हूं। आरबीआई की स्टोरी है भैया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अरे सभी बैंकों का बैंक, बाप, जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। सारे बैंक्स को आरबीआई को फॉलो करना पड़ेगा। हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है बच्चों, हर एक कंट्री का, ठीक है। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, वो है आरबीआई। अब सुनो, सारा का सारा काम एक ही जगह से होता है, सेंट्रली, करेक्ट। पूरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम, पूरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक ही बाप है, वो कौन है? आरबीआई। एक ही जगह से कंट्रोल करेंगे। अब देखो, एक बंदा सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे बैठा हुआ है, करेक्ट। सबसे ऊपर अगर बैठा हुआ है तो वो कंट्रोल करेगा। क्या कंट्रोल करेगा? हाँ, करेंसी। सर इंडियन रूपी यानी कि हमारी जो करेंसी है उसको कैसे इशू करना है, करेक्ट। सर उसकी सप्लाई कैसे मेंटेन करनी है, सर उनको कैसे कंट्रोल करना है, पूरी सप्लाई को। ये तीनों काम जो है वो आरबीआई ही करती है, सेंट्रल बैंक ही करती है। पूरे देश भर में अगर पेमेंट का कोई सिस्टम बना हुआ है, एनपीसी का, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, तो वो पेमेंट सिस्टम किसने बनाया? आरबीआई ने। अरे यहां तक कि मुद्रण यानी कि छापना, जितना भी पैसा छपता है, करेंसी छपती है, उसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। कैसे करती है? उन्होंने एक बॉडी बना रखी है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, है ना। पैसा निकालने की बात हो गई, आरबीआई। इंडियन करेंसी की बात हो गई, आरबीआई। पेमेंट की बात हो गई, आरबीआई। सारे बैंक्स को संभालने की बात हो गई, आरबीआई। पूरे बैंकिंग सिस्टम कौन संभालेगा? आरबीआई। और भी ले लो, आपको डिपॉजिट करना है, आरबीआई। इंश्योरेंस करना है, आरबीआई। क्रेडिट की बात करनी है, लोन की बात करनी है, आरबीआई। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। बताओ आप, डिपॉजिट लेना है तो आरबीआई के पास में जाओ, इंश्योरेंस है तो सब कुछ आरबीआई के पास में, ठीक है। रिवाइज करवा दूं, लिखो मेरे साथ में। सेंट्रल बैंक है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, इंपॉर्टेंट काम है। क्या? इंडियन रुपीस को यानी कि हमारी करेंसी को ये करते हैं रेगुलेट, कंट्रोल करते हैं, इशू करते हैं, सप्लाई को मेंटेन करते हैं। अगर नेशनल पेमेंट सिस्टम बनाया है तो वो हमारा पेमेंट सिस्टम पूरा कौन संभालता है? ऑब्वियसली आरबीआई संभालती है। अगर आपको मुद्रण की बात करनी है तो रिजर्व बैंक ने बना रखा है मुद्रण, यानी कि वो ही इंडिया में करेंसी को प्रिंट करते हैं। अगर हम बात करें डिपॉजिट की, हम बात करें इंश्योरेंस की, हम बात करें क्रेडिट की, ये सब काम भी आरबीआई ही संभालती है, ठीक है। ये आपके कीवर्ड्स थे, स्टोरीज थे आरबीआई के बारे में, ठीक है। तीसरा रेगुलेटरी बॉडी जो आपकी बची है बच्चों, वो है आईबीबीआई। अभी याद है मैं आपको इंसॉल्वेंसी के बारे में बता रहा था कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है 2016। जो कंपनीज के लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है और एसेट्स कम हो जाते हैं, मतलब हिंदी में जिसको बोलते हैं जिनका दिवाला निकल जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो हमने क्या बनाया? एक बोर्ड बनाया है, ठीक है। वो बोर्ड का क्या काम है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एक्ट का नाम है और ये बोर्ड का नाम है। कंपनीज का असेट्स को बेचना, पैसा रियलाइज करना और सारे लोगों को पैसा बांटना, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना, इस पूरे प्रोसेस को स्पीडली करने के लिए हमने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बनाया है। तो ये इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स में हेल्प करता है, चाहे इंडिविजुअल्स की हो, कंपनीज की हो, पार्टनरशिप फर्म्स की हो या एलएलपी की हो।
ठीक है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पोस्ट होल्डर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर इंसॉल्वेंसी की एजेंसी होती है, प्रोफेशनल्स होते हैं जो काम करते हैं, और इंसॉल्वेंसी की यूटिलिटीज भी होती है, यानी कि उनकी सर्विसेज होती है। यहाँ पर कोर्ट जो होता है जिसके पास में जाते हैं हम लोग, दो तरीके के कोर्ट होते हैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट के अंदर। पहला ट्रिब्यूनल बोलते हैं एनसीएलटी, और दूसरा डीआरटी बोलते हैं। ये भी दो तरीके के ट्रिब्यूनल है। आ जाओ, अब मैं आपको फटाफट इनका टेक्स्ट बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको बताता हूं आईबीबीआई का, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या करते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, एंटिटीज होती है इनके अंदर, कैसी, एजेंसी जैसी, कैसी, प्रोफेशनल्स होते हैं, यूटिलिटीज होती है। मतलब आईपीए, आईपी और आईयू, ये एंटिटीज होती है इनके अंदर। 2016 में ये कोड बनाया गया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। सभी लोग इसके अंदर कवर होते हैं। स्पीड अप करने के लिए, प्रोसेस के लिए इनको बनाया गया था। और इन केसेस को हैंडल करने वाले जो कोर्ट्स हैं उनको ट्रिब्यूनल्स बोला जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी। और डेट रिकवरी, डेट यानी कि जो पैसा उधारी का है उसको रिकवर करना, वो ट्रिब्यूनल है, ठीक है। आपका आईबीबीआई कंप्लीट हो गया। आ जाओ थोड़ा सा बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। सेंट्रल बैंक है, डन। मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ कवर हो गया। हाईलाइट कर देता हूं, इंडियन रुपी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, पेमेंट सिस्टम संभालना, मुद्रण करना। हमारे यहाँ पर दो फैसिलिटीज है जहां पर करेंसीज प्रिंट होती है इंडिया के अंदर, ठीक है। आपको ये पता नहीं होगा, आपके मॉड्यूल में है, जनरल नॉलेज में भी है। पहली जो प्रेस है जहां पर मिंट यानी कि इंडियन करेंसी प्रिंट होती है, आईएनआर प्रिंट होते हैं, वो है नासिक में, वेस्टर्न इंडिया में। और दूसरा है देवास, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। रतलाम इंदौर के पास में देवास, वहां पे, ठीक है। अब सुनना, पेमेंट सिस्टम की बात हो गई, मुद्रण की बात हो गई, डिपॉजिट, इंश्योरेंस, क्रेडिट, गारंटी की बात हो गई। ये आरबीआई के काम है। और स्टार्टिंग में सेबी मैंने बता दिया आपको, रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओनरशिप के अंडर आता है। मतलब देखो ये दोनों बॉडीज कौन सी, सेबी और आरबीआई, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है डायरेक्टली, ठीक है। 1988 में स्टैब्लिश किया था, 1992 में इनको पावर्स मिल गए थे, ठीक है। तो आपके ये तीनों मेजर रेगुलेटरी बॉडीज जो है वो आपकी कवर हो चुकी है, काम खत्म हो चुका है। लास्ट टॉपिक है जो है स्ट्रक्चर इंडियन जुडिशियल सिस्टम का। डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है सिटीजन्स के बीच में, कंपनीज के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, तो कौन है, जुडिशियल सिस्टम हमने बनाया है। मेरी बात सुनो, कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट लॉ नहीं बनाता है, एक बात ध्यान से सुन लो, कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करता है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, जजेस हो, उनका काम लॉ, एक्ट, स्टैट्यूट बनाना नहीं है। उनका काम है उसको इंटरप्रेट करना, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, फेयरनेस को प्रमोट करना। क्या बोला, इंटरप्रिटेशन काम है उनका, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना काम है उनका, और फेयरनेस को प्रमोट करने का काम है उनका, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े फटाफट। सुप्रीम कोर्ट हमारे टॉप पे है, उनके नीचे आता है हाई कोर्ट, उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट हर एक स्टेट में एक होता है। अब मेरी बात सुनना, हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो उसी स्टेट में फॉलो किया जाएगा, उसकी टेरिटरी उसका स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट की टेरिटरी पूरी इंडिया है, करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल वर्ड है, उसके बाद में कुछ भी आवाज नहीं आनी चाहिए। कौन बोलता है, आर्टिकल 141 बोलता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, ये बहुत सारे आर्टिकल के नाम आ रहे हैं। सबसे एंड में ना आपको एक टेबल दिखाऊंगा ऐसी, इस चैप्टर में जितने भी आर्टिकल्स के नाम आए ना उसकी एक टेबल बना दी मैंने। आप इस टेबल को रेफर करो और सब कुछ पढ़ लो, यहां से कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो 3 तो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, 3 है हाई कोर्ट से रिलेटेड, और 2 है जो सुप्रीम पावर देते हैं। पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर 245 देता है, और 3 स्टेट में हम 3 लिस्ट बनेगी लॉ बनाने के लिए, ऐसा 246 बोलता है। तो 245 एंड 246 पार्लियामेंट की पावर और 3 लिस्ट की पावर।
और 3 सुप्रीम कोर्ट के और 3 हाई कोर्ट के आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आप यहां से पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक स्टेट के अंदर, पावर दी है 141 ने। ठीक है, आगे बढ़ू। सुप्रीम कोर्ट के कीवर्ड्स और हाई कोर्ट के कीवर्ड्स, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी वो समझ लो, फिर टेक्स्ट में आपको पढ़वा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट हमारी एपेक्स बॉडी है, ऑब्वियसली 1950 के अंदर गठन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, करेक्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI बोलते हैं, भाई साहब खतरनाक पावर है इस बंदे के पास में, चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज। ये पावर कौन देता है? आर्टिकल 126। टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, अब इन 7 मेंबर्स को इंक्रीज करके 34 कर दिया है। क्यों? क्योंकि इतने केसेस बढ़ गए हैं, इतना पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं कि 7 मेंबर्स की बेंच होती थी उसको 34 मेंबर्स की कर दिया गया है। और इस काउंटिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आते हैं, मतलब उनके अलावा बाकी 33। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पे कोई केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के साथ में फाइल करना है, जिसे हम कहते हैं कि कोई रिट फाइल करनी है आपको, आर्टिकल 32 एंड 126, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 7 and 34, apex body 1950, constitution of India. High court, highest authority in each state and union territories. हाई कोर्ट हर स्टेट में होना चाहिए, ऐसा कहता है आर्टिकल 214। अगर हाई कोर्ट में रिट फाइल करनी है, एप्लीकेशन लगानी है, तो 226। कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट्स है। सर ये कैसे हो गया? क्योंकि 6 स्टेट्स ऐसे हैं जो एक ही हाई कोर्ट शेयर करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको वो बताता हूं, आ जाओ थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी देता हूं आप लोगों को। गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसका ज्यूरिसडिक्शन है आसाम के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, नागालैंड के ऊपर और मिजोरम के ऊपर, इन चारों पे। बॉम्बे हाई कोर्ट सिर्फ महाराष्ट्र नहीं देखता है, गोवा भी देखता है, दादरा एंड नागर हवेली भी देखता है और दमन एंड दीव भी देखता है। देखो शेयर किया जा रहा है। कोलकाता हाई कोर्ट सिर्फ कोलकाता नहीं देखता है, अंडमान एंड निकोबार भी देखता है। वेरी गुड। केरला हाई कोर्ट सिर्फ केरला नहीं देखता है, लक्षद्वीप भी देखता है। और मद्रास के साथ में पौंडीचेरी, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा के साथ में चंडीगढ़ भी देखता है। सर इस पे क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आएगा। एक्स्ट्रा नॉलेज मेरे प्यारे बच्चों के लिए। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इंडिया में कौन सा है? कोलकाता, जिसको बोला जाता था कलकत्ता। 1862 का कोर्ट है, सबसे पुराना। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाई कोर्ट की बात चल रही थी। रिट फाइल करना है 226 में, हाई कोर्ट होना चाहिए 214 बोलता है। 25 हाई कोर्ट से 6 कॉमन है, बता दिए हैं। और 227 को सुपरवाइजरी पावर दी गई। ये सुनो, बहुत तरीके की पावर होती है। ठीक है, ओरिजिनल केस लॉस को डिसाइड करना, उसमें चेंजेस कर पाना, ये सारी पावर हाई कोर्ट के पास नहीं है। हाई कोर्ट सुपरवाइजरी है, यानी कि दूसरे जजमेंट्स में चेंजेस नहीं कर सकता है, वो सुपरवाइज करेगा। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है? 227। मैंने आपको बोला था 3 हाई कोर्ट के आर्टिकल्स हैं, 226, 227, 214। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की भी अपन ने बात करी थी, 126 और 32। करेक्ट। चलो आ जाओ, अब मैं आपको बता दूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम क्या है? सिविल लॉ के मैटर को संभालना, कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट्स को संभालना, जो डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं उसको संभालना। क्या क्या बोला? सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स और डैमेजेस के लिए क्लेम करना। CCD बैठे हो, कॉफी कैफीड है, कॉफी पीने के लिए कभी? CCND। ठीक है, तो सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम क्या है? सिविल मैटर्स को संभालना। हमारा क्वेश्चन ये है, क्रिमिनल केसेस कौन संभालेगा? उसके लिए बनाए गए हैं अलग से सेशन कोर्ट्स। क्या बनाए गए हैं? अलग से सेशन कोर्ट्स। सर कुछ लिमिट दी गई है क्या? यस, 2 करोड़ तक के मैक्सिमम वैल्यू वाले जो केसेस हैं 2 CR, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में आते हैं। उसके बियॉन्ड जाएंगे तो ऊपर जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली टेरिटोरियल लिमिट्स है हर डिस्ट्रिक्ट की, लोकल लिमिट्स में काम करते हैं। सर कैसे डिसाइड होगा?
कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में केस जाएगा? सिंपल है, आपकी पार्टी जहां रहती है, ए वर्सेस बी हुआ, तो ए और बी जहां रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां का डिस्ट्रिक्ट का पकड़ा जाएगा। या फिर किसी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो प्रॉपर्टी कहां पर है उस एरिया के हिसाब से उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, आ जाओ, अब मैं आपको लैंग्वेज पढ़ा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स 1950, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल 126, प्रिंसिपल बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में 7 मेंबर्स, अब 34 कर दिए गए हैं। आर्टिकल 32 में रिट फाइल आप कर सकते हो, डन। हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट होता है हर स्टेट के अंदर और यूनियन टेरिटरी के अंदर। आर्टिकल 214 इसको पावर देता है। 227 बोलता है कि आप सुपरवाइजरी पावर रख सकते हो। आपके पास में एपेलेंट ओरिजिनल पावर नहीं है, सिर्फ सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। आप क्या करोगे, मतलब आप ओवरसी करोगे नीचे की जो कोर्ट्स हैं उनके डिसीजंस को। आपके पास में चेंज करने की पावर नहीं है, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजंस को चेंज नहीं करोगे। सुपरवाइजरी यानी पावर आपके पास में है। 25 कोर्ट है, 6 शेयर करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। आर्टिकल 226 में आप रिट फाइल कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के नीचे आते हैं। ये देखो मैं लिख देता हूं वापस आप लोगों के लिए। सिविल लॉ मैटर्स देखते हैं, क्रिमिनल के लिए कौन है? सेशन कोर्ट। 2 करोड़ तक का आप सूट जो होते हैं, केसेस आते हैं, उनको आप कर सकते हैं जज, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे? जहां पार्टी रहती है, जहां पर डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का, उसके टेरिटोरियल लिमिट से हम डिसाइड करेंगे। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे होते हैं, जिनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लाया जाता है। हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में इनको बनाया जाता है। ऐसे एरियाज, ऐसे सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, ठीक है, वहां पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स को बनाया जाता है। यहां के जो जज होते हैं उनको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है। उनके पास में पावर होती है, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। एंड ऑफ द स्टोरी, दैट्स इट। ठीक है, ये आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आपके पास में एक आरटीपी का क्वेश्चन है जून 24 का, ठीक है, उसमें आपसे पूछा गया है कि आप इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं, उसके अलग अलग फंक्शंस क्या है। तो आपको बताना है इंडियन जुडिशियल सिस्टम, याद है आपको इंडियन, अपन ने पढ़ा है ना कि कैसे पूरा जुडिशियल सिस्टम बनाया गया है। हाँ, एक बार ले जाऊं मैं आपको, आ जाओ, कमॉन कमॉन कमॉन। अरे इंटरप्रिटेशन करना रहता है, इंटरप्रिटेशन के साथ में ये देखो स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है इंडियन जुडिशियल सिस्टम का। ये देखो, ये आरटीपी का क्वेश्चन है आपका। इंटरप्रिटेशन काम है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन काम है, फेयरनेस लाना उसका काम है, करेक्ट। ये हमारे पास में सारे आंसर्स इसके लिखे हुए हैं, करेक्ट। ये देख लो आप, तीनों लिखे हुए हैं, फेयरनेस, डिस्प्यूट, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसमें आप लिखोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, सब कुछ यहां पर आएगा। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स पावर है, आर्टिकल 141 आपको इसके अंदर लिख के आना है। सब चीजें हमने यहां पर कवर कर ली है। सो बच्चों चलो देखते हैं, फटाफट रैप अप करते हैं। पूरा सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, कम से कम टाइम में करने की कोशिश करिए आप लोगों के लिए, ठीक है। एकदम कट टू कट जो आपके पास में आंसर राइटिंग टेक्निक्स होनी चाहिए वही मैंने रखी है। अगर हम देखें तो हमने सब कुछ यहां पर कवर करा है, करेक्ट। सबसे पहले हमने व्हाट इज लॉ से स्टार्ट किया था, सोर्सेज ऑफ लॉ हमने कंप्लीट करे हैं, 4 पॉइंट्स थे और लिस्ट इसके अंदर थी। व्हाट इज लॉ के अंदर ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज हैं जो गवर्नमेंट ने इंपोज करी है वेलफेयर और जस्टिस लाने के लिए। प्रोसेस के अंदर हमने बात करी है पार्लियामेंट, आपके पास में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ऑफिशियल गैजेट, डन। टाइप्स में हमने क्रिमिनल लॉ, 4 तरीके के टाइप्स देखे, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, नेचुरल जस्टिस। इन्फोर्स करने के लिए हमने देखा है कि मिनिस्ट्रीज है हमारे पास में, सारी मिनिस्ट्रीज के नाम हमने याद कर लिए हैं। कैसे फिनेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्या करना पड़ेगा, होम अफेयर्स, और वही लॉ एंड जस्टिस है। हर मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स हमने कवर करें और उनकी स्टोरीज बनाई है। मेजर रेगुलेटरी बॉडीज में हमने तीनों, यानी कि सेबी, आईबीबीआई और आरबीआई, ये तीनों हमने कवर कर लिए हैं। स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
डिस्ट्रिक्ट कोड और मेट्रोपॉलिटन कोड्स भी हमने कवर कर लिए। तो गाइज इसी के साथ में आपका ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, पढ़ाई करने में आपको इंटरेस्ट आया होगा, और कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और भी नए नए वीडियोस में लाने की सोच रहा हूँ। सितंबर अटेम्प्ट के जो बच्चे हैं उनको एकदम क्विक फास्ट स्टडी चाहिए रिवीजन के लिए, ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। कुछ डिटेल्ड वीडियोस हैं, कुछ छोटे वीडियोस आएंगे जहां पर आपको छोटे छोटे टॉपिक्स डिटेल में समझा जाएंगे, और कुछ वीडियोस आएंगे जिसमें बड़े बड़े टॉपिक्स आपको सुपर फास्ट रिवीजन के लिए पढ़ाए जाएंगे। सो गाइज अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज सीजे साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।